हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्लास 11th का है और जो आप लोग का कल एग्जाम होने वाला है 18 अप्रैल को, तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग देख करके जरूर जाइएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का भिड़ेगा। मैंने इंग्लिश कोर का कराया था और इंग्लिश कोर से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने देखा होगा यदि आप लोगों ने उसे करके गया होगा तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन करा कर रखा हुआ है और साथ ही मॉडल सेट भी करा दिया है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर, भौतिक राशियाँ हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बताने की भौतिक राशियाँ कौन है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, थर्मोडायनेमिक, तापमान, पदार्थ की मात्रा और चमकदार तीव्रता। यहाँ पर देख लीजिए लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लिमिनियस, यहाँ पर क्या है देख लीजिए, इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट जगह। अब यहाँ पर ये क्यों हुआ, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में 7 मूल भौतिक राशि होती है एक्चुअली। तो ये वही है जो 7 मूल भौतिक राशियाँ होती है, एक्चुअली ये वही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायमेंशंस। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों के एक ही आयाम है। मतलब कि यहाँ पर जो दिया गया है इनमें से किसका किसका आयाम है, यानी कि जो बीमीय सूत्र होता है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला सेम है यहाँ पर बताना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आवेग और संयोग। क्यों, क्योंकि आवेग का जो एसआई मात्रक होता है वही संवेग का भी एसआई मात्रक होता है। आवेग और संवेग दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है। और दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोनों का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। और चूंकि दोनों का एसआई मात्रक ही सेम है, इसलिए दोनों का आयाम भी सेम होगा, यानी कि डायमेंशन भी सेम होगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी राइट हो जाएगा, आवेग और संवेग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया गया है कि इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। तो एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयां हैं। तो जो हम लोगों ने 7 मूल भौतिक राशियाँ पढ़ रखी है, तो उसी का यहाँ पर मात्रक के रूप में दे रखा है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि क्या है कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। यानी कि यहाँ पर भी वही है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। अब ये क्यों हुआ, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 7 मूल भौतिक राशियाँ होती है, आप लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है, लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है और यहाँ पर एम्पियर। तो एम्पियर के लिए यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, केल्विन यहाँ पर तापमान हो जाएगा, मोल यानी कि पदार्थ की मात्रा और कैंडल यानी कि ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल भौतिक राशि आती है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा भी। यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी एक्चुअली वही है, ये 7 मूल भौतिक राशियाँ ही हैं। तो उसी के यहाँ पर ये मात्रा के रूप में हमसे दे रखा है और यहाँ पर पूछ रखा है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर वाला कि रेजुलेशन इज, मतलब कि संकल्प है, तो ये क्या है। तो इसे आप लोग थ्योरी के रूप में याद रखेगा, क्योंकि ये एक्चुअली उसी प्रकार का है क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनपुट सिग्नल परिवर्तन की सबसे छोटी मात्रा जिसे उपकरण विश्वसनीय रूप से पहचान सकता है। यानी कि द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट द इंस्ट्रूमेंटल कैन डिटेक्टेड रिलिएबली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 5 नंबर वाला क्या है कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज, मतलब कि माप की परम त्रुटि क्या। तो त्रुटि क्या होता है, माप की परम त्रुटि, तो जो व्यक्तिगत माप होता है, यानी कि जो व्यक्ति मापता है और जो राशि के सही मान है, मतलब कि जो राशि का एक्चुअली निर्धारित मान है, उनके बीच का अंतर, उसी को हम लोग बोलते हैं माप की परम त्रुटि या फिर एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, देख लीजिए, व्यक्तिगत माप और राशि के, यहाँ पर हो जाएगा घन के सही मान के बीच का अंतर, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्यक्तिगत माप और राशि के सही मान के बीच का अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर वाला क्वेश्चन कि अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ट्रेवल टू अ पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू ए। इफ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो हिज एवरेज वेलोसिटी इज। तो एवरेज वेलोसिटी बताना है।
देख लीजिए हिंदी में भी कि एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है और वापस ए पर आ जाता है। यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसका औसत वेग है, औसत वेग बताना है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए किस प्रकार से है। ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है हमारे पास ए और बी। तो एक कोई लड़का है कि ए से शुरू करता है और यहाँ ये बी के पास जाता है जो कि 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ ये कितना है, यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं बना दूँ तो ये 1.5 किलोमीटर है, ये 1.5 किलोमीटर है पूरा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये वापस आ जाता है, मतलब कि इसका विस्थापन कितना हुआ, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये ए से बी पर गया और फिर बी से ए पर आ गया, तो विस्थापन इसका 0 हो गया। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेग बराबर क्या होता है, तो कुल विस्थापन बटे होता है कुल समय। तो कुल विस्थापन बटे यहाँ पर लिख सकते हैं कुल समय। तो चूँकि हमारा विस्थापन ही 0 है, विस्थापन ही 0 है, तो यहाँ पर ये औसत वेग या फिर एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन रह जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, बी राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है 7 नंबर वाला क्वेश्चन कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इन 8 मीटर पर सेकेंड इट्स एक्सेलरेशन इज। तो इसका त्वरण बताना है। हिंदी में भी देख लीजिए कि एक पिंड विराम से एक सीधी रेखा पर एक समान त्वरण के साथ यात्रा करता है। यदि 32 मीटर की विस्थापन करने के बाद इसका वेग 8 मीटर पर सेकेंड है तो इसका त्वरण होगा। तो त्वरण हमको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हमको दे क्या रखा है यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमको दे रखा है कि 32 मीटर विस्थापन, यानी कि एस दे रखा है, एस बोले तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन दे रखा है 32 मीटर। यू यानी कि प्रारंभिक वेग दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर विराम से स्टार्ट होता है। और अंतिम वेग यानी कि भी दे रखा है जो कि कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देख लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अब चूंकि हम लोग को चाहिए एक्सेलरेशन, तो हम लोग जानते हैं गति का समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2a एस यहाँ पर क्या है तो विस्थापन है और ये यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो हमको ये निकालना है यानी कि एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बाई 2s, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर चलिए हम लोग मान को पुट करते हैं। तो ये बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर, भी कितना था तो 8 था, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64 माइनस यू स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा बटे 2s। तो 2 × s कितना है तो विस्थापन 32 मीटर दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा 32 बटे और ये हो जाएगा 32 दूनी की कितनी हो जाएगा आप लोगों को 64, यानी कि 64/64। तो इसको काटेगी तो कितना आ जाएगा 1 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर वाला क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा वेग का मात्रक है। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हट जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल फॉर t सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाई इट इज 16 मीटर द टाइम ऑफ ट्रेवल t इज। एक पिंड विराम से प्रारंभ करता है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ t सेकेंड के लिए यात्रा करता है। यदि इसके द्वारा किया गया विस्थापन 16 मीटर है तो यात्रा का समय t होगा। तो हमको यहाँ पर समय निकालना है जो कि t दे रखा है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दे क्या रखा है उसको लिख लेते हैं। तो हमको दे रखा है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन जो कि दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दे रखा है साथ ही दे रखा है हमको एस यानी कि विस्थापन दे रखा है 16 मीटर, और क्या दे रखा है तो यू यानी कि प्रारंभिक वेग जो कि कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि विरामावस्था से बोल दिया है। अब हमको चाहिए क्या तो टी चाहिए यानी कि समय चाहिए। तो हम लोग लगाते हैं गति का दूसरा का समीकरण जो कि क्या होता है एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। अब चूँकि हमको टी चाहिए, टी हमको निकालना है, तो क्या करते हैं कि टी को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी आगे हम लोग जिसका मान दे रखा है सबको पुट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान को पुट करते हैं। तो एस दे रखा है हमको 16, तो यहाँ पर रख देते हैं 16, और यू कितना है तो 0 और इंटू टी हमको पता नहीं है तो टी को टी ही रख देते हैं, प्लस हाफ यहाँ पर है, और ए कितना है तो ए दे रखा है 2, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं और टी का यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो चलिए आगे करते हैं। आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 बराबर आ जाएगा
हाफ इंटू 2 × t², क्योंकि वो 0 × t 0 हो गया तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखा है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 16 बराबर क्या आ जाएगा, t² आ जाएगा। तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर में आ जाएगा अंडर रूट में 16, यानी कि t बराबर कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। और चूँकि यहाँ पर प्लस माइनस हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सेकेंड है यानी कि समय है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस ही लेंगे। तो 4 सेकेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर वाला, क्या है, एक शरीर आराम से शुरू करता है, यहाँ पर आराम नहीं है बल्कि ये विराम होगा, विराम से शुरू होता है। यदि यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है तो 3 सेकंड के अंत में इसका विस्थापन है। इंग्लिश में भी देख लीजिए कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इफ इट ट्रेवल विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकंड इज। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, तो विस्थापन निकालना है, यानी कि एस निकालना है। तो यहाँ पर दे के क्या रखा है, तो एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दे रखा है, तो टी दे रखा है जो कि कितना है 3 सेकेंड है, क्योंकि लास्ट 3 सेकेंड में पूछा, और यू दे रखा है जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि बोल दिया है विराम से। तो वही लगाएंगे गति का दूसरा का समीकरण, जो कि अभी हम लोगों ने पहले लगाया था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT²। हमको एस ही चाहिए तो एस बराबर लिखेंगे यू कितना है, तो 0, तो 0 × t करेंगे तो फिर से ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इस वाले पार्ट को लिखते हैं, क्योंकि ये 0 ही आ जाएगा, तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो 1/2 इंटू ए कितना है, तो 2 है, और टी कितना है, तो 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और ये 3 3 के कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि एस बराबर कितना आया, तो एस बराबर आया 9, और चूंकि ये विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 11 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि अ बॉडी मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ओ एंड देन मेक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ। हिंदी में देख लीजिए क्या दिया गया है कि एक पिंड ओ से पूर्व की ओर 4 मीटर का विस्थापन करता है और फिर 3 मीटर उत्तर की ओर विस्थापन करता है। ओ से इसका विस्थापन परिणामी विस्थापन, तो इसका ओ से परिणामी विस्थापन निकालना है। इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि यहाँ पर ओ पॉइंट है और ओ पॉइंट से पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट की ओर ये 4 मीटर का विस्थापन करता है, यहाँ से 4 मीटर का विस्थापन करता है, और मान लेते हैं यहाँ पर ये पहुँचता है जो पॉइंट ए है, और फिर यहाँ से उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर 3 मीटर का विस्थापन करता है, इधर 3 मीटर, और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ, तो ओ से इसका विस्थापन पूछा है, तो यानी कि हमको क्या चाहिए, ओ बी चाहिए। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज के ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी से हम लोग यहाँ पर निकालने वाले, चलिए निकाल लेते हैं। तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, ओ ए है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, प्लस ए बी कितना है, तो ए बी है 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो 16 में कितना हो गया 25, यानी कि ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, ओ बी बराबर में आ जाएगा √25। तो ये कितना आ जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा 5 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, 5 मीटर। फिर है 12 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कॉन्स्टेंट स्पीड इट, एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है इसमें, तो इसमें क्या होगा, तो जो त्वरण है अंदर की ओर होगा, यानी कि हैज़ एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 13 नंबर वाला, देख लीजिए क्या है कि व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि जब कोणीय वेग समय के साथ बदलता है तो क्या होता है, एक कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है 14 नंबर वाला, क्या है कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, कुल उड़ान का समय इनमें से किसके बराबर होता है, तो ये होता है अधिकतम ऊंचाई, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट होता है पहुंचने के लिए आवश्यक समय का दुगुना, यानी कि ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर वाला, क्या है देख सकते हैं यहाँ पे कि द पाथ फॉलोड बाई अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स, प्रक्षेप के द्वारा अनुसरण किए गए पाथ को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य वक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि ट्रेजेक्ट्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए कि व्हेन अ बस स्टॉप सडनली अ पैसेंजर इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड, दिस इज
एक्सप्लेन्ड। चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने से आगे की ओर फेंका जाता है, यह समझाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? बाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि न्यूटन के गति के पहले नियम से, जिसको कि हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड फील्स पुश्ड बैकवर्ड व्हेनेवर द बस इज, यहाँ पर आगे क्या दिया गया देख सकते हैं, एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। एक समान गति से चलती बस में बैठा यात्री जब बस आगे की तरफ त्वरित होता है तो वह पीछे की ओर गिरता हुआ महसूस करता है, इस प्रकार के बल को कहते हैं। तो पीछे की ओर गिरता हुआ महसूस करता है, इस बल को हम लोग क्या कहते हैं तो बताना है। तो इस बल को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक बल या छद्म बल, यानी कि फिक्टिटियस फोर्स और पेस्यूडो फोर्स। पेस्यूडो फोर्स, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हट जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इन ट्रेवलिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इट्स मोमेंटम इज। तो इसका मोमेंटम निकालना है, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में कि 5 kg द्रव्यमान का पिंड 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से यात्रा कर रहा है, इसकी गति है। यहाँ पर गति नहीं बल्कि यहाँ पर ये हमारा संयोग होगा, मोमेंटम। तो हम लोग जानते हैं संयोग बराबर क्या होता है, संयोग बराबर होता है m इंटू भी, और m यहाँ पर कितना देख रही है 5 kg दे रखा है द्रव्यमान, तो यहाँ पर करेंगे 5 गुने भी यहाँ पर दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो गुने 2 बराबर कितना आ जाएगा 10, और यह जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो संयोग का मात्रक होता है, मोमेंटम का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा आप लोग का। फिर है देख लीजिए यहाँ पर 19 नंबर वाला क्वेश्चन कि द मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज। और हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या दिया गया है कि एक पिंड का द्रव्यमान जो शरीर पर कार्य करने वाले बल के अनुपात के बराबर है और पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। तो ये एक्चुअली किसके बराबर होता है यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट जगह, यानी कि द इनर्शियल मास। फिर है 20 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अ बैक ऑफ वर्ड इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस यहाँ पर ये ब्लॉक है, अ ब्लॉक ऑफ अ वुड इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, अ फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस टू मूव द बॉडी, द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एक्ट्स। यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए कि लकड़ी का एक ब्लॉक सतह पर रखा जाता है, पिन को स्थानांतरित करने के लिए सतह के समांतर बल लगाया जाता है, घर्षण बल विकसित कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक लकड़ी का ब्लॉक है, ब्लॉक यानी कि गुटका है, और ये समतल सतह पर ऐसा रखा हुआ है, तो समतल सतह पर रखा गया, और यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला है कि सतह के समांतर एक बल लगाया जाता है, तो इस सतह के समांतर ही एक बल लगाया जाता है एफ, ठीक है। तो घर्षण बल विकसित कार्य करता है। तो ये जो बल है हमारा, जो ये बल लग रहा है, तो लागू बल की दिशा के विपरीत में कार्य करता है, यानी कि बल इधर लग रहा है तो ये हमारा इधर कार्य करेगा, यानी कि विपरीत दिशा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, लागू बल की दिशा के विपरीत, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर वाला क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर कि आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, और यहाँ पर फंडामेंटल फोर्स हमको दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि मूल बलों, मूल बल कौन कौन से यहाँ पर देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, दुर्बल नाभिकीय बल, और यहाँ पर सबल नहीं बल्कि ये प्रबल है, प्रबल मतलब स्ट्रोंग, प्रबल नाभिकीय बल में से गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का स्थान कौन सा यहाँ पर बताना है। तो इसका जो स्थान है परिमाण में चौथे स्थान पर है, यानी कि सबसे कम इसका परिमाण होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू अ स्टेलाइट ऑफ द अर्थ इज, यहाँ पर सैटेलाइट है, सैटेलाइट पृथ्वी के एक उपग्रह से जुड़ा हुआ संदर्भ फ्रेम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा एक गैर जड़त्वीय फ्रेम, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा एक गैर जड़त्वीय फ्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नेक्स्ट है 23 नंबर वाला क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या दिया गया है कि अ ब्लॉक ऑफ अ मास m, कैपिटल M है मास, इज
placed on a flat surface, a force is applied to move it parallel to the surface. The frictional force is developed is proportional to the। हिंदी में देख लीजिए कि द्रव्यमान m का एक ब्लॉक समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होगा। तो फिर से आप लोग समझिए कि ये कैपिटल M द्रव्यमान का एक ब्लॉक है और इसे समतल सतह पर रखा गया है और सतह के समांतर एक बल F लगाया जाता है इसे ले जाने के लिए यानी कि खिसकाने के लिए। तो जो विकसित घर्षण बल F है ये किसके समानुपाती होगा एक्चुअली बताना है। यहाँ पर जो घर्षण बल F है ये किसके समानुपाती होगा, तो ये समानुपाती होगा पिंड के द्रव्यमान का, यानी कि स्मॉल m का। पिंड का द्रव्यमान जितना होगा ये उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रह जाएगा, पिंड के द्रव्यमान का। फिर है 24 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है कि अ मशीन गन फायर अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑन 144 न्यूटन ऑन द गन। यहाँ पर ये गम नहीं है बल्कि गन है। हाउ मैनी बुलेट्स कैन ही फायर हर सेकेंड एट द मोस्ट। तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही अच्छे तरीके से नहीं है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे तरीके से दिया नहीं है कि क्या निकालना है। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर वाला देख लीजिए कि अ बॉडी ऑफ अ मास 10 kg इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। क्या दे रहा है कि 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड है और इसका 5 मीटर प्रति सेकेंड एक समान चाल से गमन कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा निकालना है। तो हमको दे रखा है m दे रखा है, कितना दे रखा है 10 kg दे रखा है, और v दे रखा है जो कि कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। हमको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो हाफ m कितना दे रखा है, m था यहाँ पर 10 और v कितना है, तो v है 5, 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5, 10 को काटेंगे 2 से तो 5, यानी कि 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 × 25 = 125, यानी कि 125 आ गया। तो 125 जूल, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऊर्जा है, इसलिए 125 जूल। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 26 नंबर वाला क्या है कि अ क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ 1000 जूल इज डन इन 2 सेकेंड, द पावर यूटिलाइज्ड इज। 1000 जूल का एक कार्य 2 सेकेंड में किया जाता है, उपयोग की गई शक्ति। तो शक्ति यहाँ पर निकालना है। तो शक्ति हम लोग कैसे निकालते हैं, शक्ति का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। शक्ति बराबर क्या होता है, पावर। पावर बराबर होता है W/T। W क्या है, तो वर्क है। तो वर्क यहाँ पर हमको दे रखा है, कितना जूल दे रखा है, कार्य 1000 जूल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1000 और समय कितना दे रखा है 2 सेकेंड। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500, और चूँकि यहाँ पर पावर है इसलिए वाट में आएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा देख लीजिए, 500 वाट, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर है 27 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी ऑफ अ मास 10 kg मूविंग एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स टोटल एनर्जी इज। कि 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड है 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से गतिमान है, इसकी कुल ऊर्जा है। तो कुल ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को हम लोग को निकाल करके जोड़ देना है। हमको m दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है 10 kg दे रखा है, v दे रखा है जो कि कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, h दे रखा है जो कि 2 मीटर है ऊंचाई। अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो ये होता है हाफ mv², इसका फॉर्मूला तो रखेंगे। हाफ m कितना दे रखा है, तो 10 दे रखा है, और v कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 5 बार में, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 के कितना आ गया 20। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकल कर आया, काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल कर आया 20 जूल। अब चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh, ये होता है फॉर्मूला। तो m कितना है 10 है, g कितना है, तो g हम लोग जानते हैं कि 9.8 होता है, और h कितना है, तो h यहाँ पर दे रखा है हमको 2। तो इसको गुना कीजिएगा तो 98, और 98 दोनों की कितना हो जाएगा 196 जूल, यानी कि 196 जूल। यह है हमारा स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको चूँकि चाहिए टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 20 प्लस 196, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 216 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हट जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हट जाएगा 216 जूल। फिर है 28 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है? 2 masses of 1 kg and 4 kg are moving with equal kinetic energy. The ratio of the क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा इज। तो यहाँ पर दे रखा है कि दो द्रव्यमान 1 kg तथा 4 kg समान गतिज ऊर्जाओं से गतिमान है, उनके रैखिक संयोग के परिमाण का अनुपात होगा। इनका रैखिक संयोग के परिमाण का अनुपात निकालना है। चूँकि हमको यहाँ पर दे रखा कि गतिज ऊर्जाओं समान गतिज ऊर्जा, मतलब कि उनका गतिज ऊर्जा समान है। चलिए हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, दोनों के गतिज ऊर्जा समान है, तो एक को हम लोग m1 और v1 लेकर चलेंगे और एक को m2 v2 लेकर के चलेंगे। तो m1 v1 के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा क्योंकि दोनों का गतिज ऊर्जा समान है। तो हाफ से हाफ हो जाएगा कैंसिल, और m1 v1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा m2 v2 का स्क्वायर। तो m1 v1 का स्क्वायर बराबर आया m2 v2 का स्क्वायर, तो हम लोग m को एक साइड कर लेते हैं और v को एक साइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा v1 का स्क्वायर बटे v2 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा m2 बाई m1, ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो v1 v2 तो हमको पता नहीं है, तो v1 और v2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर v1 बाई v2 कर देते हैं, और ये जो स्क्वायर था ये इधर चला जाएगा रूट में, इधर आकर के रूट में हो जाएगा, और ये था ऊपर m2। तो m2 कितना है? तो m2 है 4 kg, और m1 तो m1 कितना है? तो m1 है 1 kg। तो ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा, 4 का रूट 2 और 1 का रूट 1, यानी कि v1 बाई v2 कितना आया? 2/1 आया। तो v1 बाई v2 हमको मिल गया 2/1। तो हमसे पूछा क्या है कि रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात। तो रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए संवेग, तो यहाँ पर लिख लेते हैं P2 v2 बाई m1 v1 बटे m2 v2, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हमको दे रखा है, और m2 जो है ये हमारा कितना था? हाँ 1/4 है। m1 का मान 1 kg है और m2 का मान 4 kg है, और v1 v2 अभी हम लोग तुरंत निकाल जो कि 2/1 आया था। तो गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/4। कितना आ जाएगा? P1 बाई P2 बराबर आ जाएगा 2/4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1:2। तो कौन सा ऑप्शन हट जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर वाला क्वेश्चन कि अ बॉडी ऑफ अ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज। तो 100 kg द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालेंगे? तो वही mgh का फॉर्मूला लगाएंगे। mgh बराबर क्या हो जाएगा? m दे रखा है 100 kg, g हम लोग जानते हैं 9.8 होता है, और h दे रखा है कितना? 10 दे रखा है 10 मीटर। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9800, यानी कि 9800 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हट जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर वाला क्वेश्चन कि अ बॉडी ऑफ एम आई 3 kg मीटर पर सेकेंड 3 kg मीटर स्क्वायर rotating with an angular velocity 2 radian per second has the same kinetic energy as a mass of 12 kg moving with a velocity of। क्या है कि एक 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर जड़त्वाघूर्ण और 2 रेडियन पर सेकेंड कोणीय आवेग से घूर्णन करते हुए निकाय के गतिज ऊर्जा 12 किलोग्राम द्रव्यमान और रेखीय संवेग से चलने वाले पिंड के समान होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? तो हमको यहाँ पर निकालना है एक्चुअली में वेलोसिटी निकालना है, यानी कि v निकालना है। तो हमको दे क्या रखा है? सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो हमको दे रखा है I यानी कि जड़त्व आघूर्ण। तो क्या दे रखा है? 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर, और ओमेगा यानी कि कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, जो कि कितना दे रखा है? 2 रेडियन पर सेकेंड, ये दे रखा है। और हमको चाहिए क्या? तो हमको भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर तुलना करेंगे किससे? हाफ I ओमेगा स्क्वायर बराबर हाफ m v स्क्वायर। ये घूर्णी गति में होता है हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, और ये होता है हमारा जनरली।
तो इससे हम लोग तुलना करेंगे। तो हाफ से हाफ हो जाएगा कैंसिल, और आई यानी कि जड़त्वा गुण जो कि कितना है 3 है, गुण है ओमेगा स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर एम कितना है तो 12 है इंटू V2 और सॉरी V स्क्वायर जो कि हम लोग को निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर 12 गुने V2 और ये हो जाएगा 4 3 12 और ये आ जाएगा 12 बराबर V2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 यानी कि V2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी V बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1 यानी कि 1 आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज़ एंगुलर मोमेंटम L इफ its angular frequency is doubled and its kinetic energy halved, then the new angular, यहाँ पर हाफ होगा एक्चुअली, हाफ होगा यहाँ पर, देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज, हिंदी में देख लीजिए, एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय संवेग एल होता है, यदि उसकी कोणीय आवृत्ति दुगनी कर दी जाए और उसकी गति जो आधी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग होगा। यहाँ पर हाफ ही होगा, यहाँ पर ये गलत है। तो इसको चलिए कैसे करना है देख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं एल यानी कि यहाँ पर क्या है, तो एल है एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय आवृत्ति। एल बराबर क्या होता है आई ओमेगा होता है, आई ओमेगा। और काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर घूर्णी गति में। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले निकाल लेते हैं, अगर इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हाफ, और इसको लिख सकते हैं एल इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। क्योंकि एल बराबर होता है आई ओमेगा, तो आई ओमेगा का जगह पर हम लोगों ने एल लिख दिया और इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा इंटू ओमेगा, तो इसी के बराबर हो गया आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं हाफ एल ओमेगा इसको लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया हमारा हाफ एल ओमेगा, ये आ गया। अब हम क्वेश्चन में क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी को आधा कर देते, तो इसको आधा कर दिए, और क्या बोला है, और बोला है कि यहाँ पर कोणीय आवृत्ति को दुगुना कर देते, तो इसको कर देते हैं यहाँ पर दुगुना, तो यहाँ लगा देते हैं 2, इसको कर दिए दुगुना, ठीक है। तो अब इसको करते हैं कि क्या आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर एल डैश ले लेते हैं, एक्चुअली ये एल डैश क्योंकि इसको हम लोग निकालना है। तो के काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दिए और हाफ हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया हमारा एल डैश और इंटू क्या है 2 ओमेगा, क्योंकि हमसे बोला है कोणीय आवृत्ति को दुगुना कर देना, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और ये ओमेगा चला जाएगा यहाँ पर, ये 2 इधर गुना में चला जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा, या फिर ओमेगा को ही इधर ले आते हैं, ओमेगा को यहाँ पर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा एल डैश इज इक्वल टू एल ओमेगा बाई, यहाँ पर आ जाएगा सॉरी एल डैश इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाई 2 ओमेगा। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मान रख देते हैं जो अभी हम लोगों ने निकाला था हाफ एल ओमेगा, तो रख देते हैं यहाँ पर मान। तो एल डैश बराबर क्या आ जाएगा हाफ एल ओमेगा, और बटे में क्या था, बटे में था हमारे यहाँ पर बटे में था हमका 2 ओमेगा था हमारा। तो एक्चुअली ये क्या निकल करके आ गया, ये हमारा ओमेगा से ओमेगा हो गया कैंसिल, और ये है हमारा एल, ये है एल, तो ये एल बाई 4 आ जाएगा, यानी कि एल डैश कितना है एल बाई 4 का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा एल बाई 4, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक पतली वर्दी वृत्ताकार वाले 30 डिग्री झुकाव वाले एक झुके हुए विमान को बिना खिसके लुढ़क रहा है, झुके हुए तल के अनुदिश इसका रैखिक त्वरण होगा, रैखिक त्वरण यहाँ पर बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G/2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार का बनता है, यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये होता है हमारा G sin थीटा, तो साइन 30 का मान कितना होता है हाफ होता है, इसलिए G/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर वाला कि जड़ता का क्षण निर्भर करता है, तो जड़ता का क्षण किस पर निर्भर करता है यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ये सभी। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है mr स्क्वायर हो रहा था। तो यहाँ पर देख लीजिए कण का वितरण पर भी, द्रव्यमान पर भी और घूर्णी की स्थिति पर भी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। फिर है 34 नंबर वाला क्या है देख लीजिए कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरे हुए एक अक्ष के बारे में घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग इसके साथ निर्दिष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
रोटेशन की घुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट है 35 नंबर वाला, क्या है कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल पाथ विथ डिक्रीजिंग स्पीड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक कण वृत्ताकार पथ पर घटती चाल से गति कर रहा है, सही कथन को चुने। तो क्या हो जाएगा, कोणीय समय की दिशा स्थिर रहेगी। भले ही यहाँ पर चाल घट रहा है, लेकिन जो कोणीय समय की दिशा है वो स्थिर रहेगी, कोणीय समय की दिशा स्थिर रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग ये कंप्लीट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर बने रहिएगा। आप लोग यहाँ पर रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहेगा, साथ ही आप लोग के लिए यहाँ पर आंसर की भी अपलोड किए जाते हैं, तो उसे भी आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।